जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्सन क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। ये 5 सेशंस हैं जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये उस पर्टिकुलर सीरीज का 4th सेशन है। एक सेशन और आना बाकी है। जिन्होंने अभी तक पिछले 3 सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर जरूर देख लीजिए, तभी आपका एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बनेगा। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। तो सबसे पहले आपका आता है इंपॉर्टेंट डेज। देखो, इंपॉर्टेंट डेज को बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं याद करने, मतलब हर दिन कोई ना कोई डे है। तो कोशिश करेंगे कहानी के रूप में इसको याद करने की, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि आपको एग्जाम में रिकॉल करना इजी हो जाएगा अगर आपने कोई कहानी बना रखी है। ठीक है, चलो। तो 1 जून है वर्ल्ड मिल्क डे, नाम से क्लियर है। ठीक है, मिल्क जो है अगर हम इंडिया में बात करें तो हमेशा से एक प्रॉस्पेरिटी का साइन रहा है। ठीक है जी, प्रॉस्पेरिटी का साइन रहा है, दूध दही का खाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2024 का थीम क्या है? द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। अब हमारी जो स्टोरी है कुछ इसी तरीके से पेरेंटिंग से ही शुरू होती है, पेरेंट से शुरू होती है। ठीक है, तो बच्चे के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर मिल्क कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और उसी से मिल्क, वर्ल्ड मिल्क डे, मदर मिल्क, इसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही 1 जून को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 2 जून, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक है, तेलंगाना बना था 2014 में, आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया था। अब यहां पर आपने इसको यहां पर याद रखना है तेल। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है बहुत अच्छे से बच्चे के तेल से मालिश करती है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। तो तेल से हो गया आपका तेलंगाना फॉर्मेशन डे। चलिए आगे आते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझो कि घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चे के लिए, बच्चा खेल कूद सके, बच्चे का एक कह लीजिए ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वैसे अपने आप में बहुत फेमस है। 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। ग्लोबल हॉस्ट कौन था? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अच्छा, एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। डेजर्टिफिकेशन। देखो, डेजर्टिफिकेशन में ना बहुत सारे, जो एक जनरल हमारा थॉट प्रोसेस आता है कि डेजर्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जी नहीं, डेजर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ रेगिस्तान बढ़ना नहीं होता है। जब किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है उसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो धीरे धीरे इवन एरिड या सेमी एरिड एरियाज का बढ़ना या लैंड की प्रोडक्टिविटी का कम होना ही डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। इससे क्या होगा? हमारी 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको कौन फीड करेगा अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी? अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ये पीक करेगी 950 से 1000 करोड़ तक। अभी और 150 से 200 करोड़ पॉपुलेशन ऐड होनी है दुनिया में। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड कैसे किया जाएगा अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी? वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो,
मदर्स मिल्क की हमने बात करी, पेरेंट्स, फिर हमने तेल लगा रहे हैं, ठीक है, मदर जो है बच्चे को तेल लगा रही है उसकी कह लीजिए हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, मां इंश्योर करती करती है कि बच्चे को बहुत अच्छा साफ सुथरा खाना मिले, ठीक है जी। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी खाना खाएं वो बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट आपका आता है 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे, थीम फॉर 2024 इज अवेकन न्यू डेप्थ्स। अब देखो खाने की बात करी तो पानी की भी बात करेंगे। पानी सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ओशियंस में, तो वर्ल्ड ओशियन डे हो गया, ठीक है। तो मदर मिल्क से हमने जो है पेरेंटिंग वाला देखा, मिल्क डे देखा, ठीक है, फिर तेलंगाना डे देखा, ठीक है जी, फिर हमने इन्वायरमेंट देखा, फूड सेफ्टी देखा, ओशन देखा। याद हो रहा है? ठीक है, सीक्वेंस बन रही है। ओके, नेक्स्ट आता है 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब जो है जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो पढ़ाई वढ़ाई करने लगता है, स्कूल जाने लगता है, थोड़ा स्ट्रेस रहने लगता है, तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि बेटा ध्यान रखना है अपना, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे पेरेंट्स के जी पढ़ाई की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोशिश करना है, खेलने कूदना भी है। आजकल खासकर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। आजकल ये हो गया कि जी आपको ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, खेल कूद में अब जमाना उल्टा हो चुका है। पहले पेरेंट्स बोलते थे बेटा पढ़ ले, अब कहते हैं बेटा थोड़ा बाहर निकल, ठीक है, घर से बाहर निकल, खेल कूद थोड़ा सा जाकर, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड हो गया। पहले पढ़ाई लिखाई का ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्यों, और उसके बाद उसको कैसे कैटर किया जा सकता है? खेल कूद से। घर से बाहर जाओ, खेल कूद के आओ, और फिर जो है अपना आगे का काम शुरू करो। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अब सरकार जागी, ठीक है, तो 11 जून, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर, ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून। और फिर जो है सरकार कह रही है कि बहुत सारे बच्चों को ये खेल कूद का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके कह लीजिए सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं। तो उस केस में जो है चाइल्ड लेबर को बचाना, तो यहां पर सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है। थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाए। उन बच्चों का भी पढ़ने लिखने का कह लीजिए अधिकार है, उनको भी पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए और उनको भी खेल कूद का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसी कहानी से हमारा रिलेट हो रहा है जो स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इस बार का थीम क्या है? 10 ईयर्स ऑफ आयड, अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एल्बिनिज्म क्या होता है? देखिए, एक पिगमेंट होता है हमारी स्किन में, मेलानिन, ठीक है। जब मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है तो आपको इस तरीके का एक कह लीजिए एक जेनेटिक कंडीशन है दैट रिजल्ट इन द लैक ऑफ पिगमेंटेशन, दैट इज मेलानिन, दैट नॉर्मली गिव्स, जो कि हमारे हेयर को, हमारे स्किन को कलर देता है। इसमें और क्या होता है? सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, ठीक है, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो एंड स्किन कैंसर ऑल्सो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इसको ऐसे समझ लो कि स्कूल में बच्चे हैं, तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से एल्बिनिज्म, तो कहीं ना कहीं उसको एक सोशल निग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सोशल और साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसे बच्चों के लिए जो बाकी बच्चों जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर हमने बच्चों के खेलकूद की बात की, चाइल्ड लेबर से बचने की, और उनमें से कोई बच्चा अगर इस तरीके से जो बाकी बच्चों की तरह नहीं दिखता है, उनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, ठीक है जी। चलिए, बच्चों को उसके बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, ब्लड डोनर डे, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। अब कह लीजिए जो बच्चे हैं, कोई खेल कूद रहा है, किसी तरीके का जो है चोट लगी है, तो उसको ब्लड भी चाहिए, ठीक है। उसको मान लीजिए किसी को चोट लगी है, ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, तो उसको जो खून चाहिए वो कहां पर मिलेगा? वो वहां पर उसको ब्लड डोनर का कंसेप्ट समझ आएगा कि हाँ जी, ब्लड डोनर्स कौन होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड विंड डे। अब ये कहानी थोड़ी सी हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब देखो, जो एल्डर्स हैं जनरली, वैसे तो खैर हर व्यक्ति ही चाहता है कि जहां पे वो रहे बहुत अच्छी ठंडी हवा चले और अच्छा मौसम रहे, बट खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड विंड डे
और उसी दिन होता है आपका वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। थीम क्या है? स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। ठीक है, उनको इमरजेंसीज में किस तरीके से उनको जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड की जाए। देन आता है, तो यहां पर मान लीजिए एक मतलब कह लीजिए सीनियर सिटीजन्स हैं और एक पहाड़ी इलाके में जहां बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, कुछ उस लोकेशन में वो रहते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? लगातार वहां पर जो पहाड़ी इलाके पे पेड़ पौधे थे वो कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें और जगह चाहिए, वहां पर घर बनाने हैं, तो उनको क्या होगा? उनको वो हवा नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि हमें इस डेजर्टिफिकेशन को, ड्रॉट को रोकना है। थीम क्या है इस बार का? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। ठीक है, हमें इस जमीन के लिए इकट्ठा होना है, ये हमारी लेगेसी है, हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो ये सीनियर सिटीजन्स की कहानी हो गई। एक पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, हवा चल रही है, पर वहां पर पेड़ भी कट रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है ऑटिस्टिक प्राइड डे, टेकिंग द मास्क ऑफ। ठीक है जी, जो कह लीजिए कुछ लोग ऑटिज्म का शिकार होते हैं। ठीक है, चीजों को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कह लीजिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑटिज्म जो है, तो यहां पर ऑटिस्टिक प्राइड डे की बात की जा रही है कि मतलब उन बच्चों में या उन लोगों में एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना कि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सो थीम फॉर वर्ल्ड सिकल सेल डे, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। तो यहाँ पर कह लीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग ऑटिस्टिक अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ सिकल सेल एनीमिया जो है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर है, उससे जूझ रहे हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है जी, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम। ठीक है, रिफ्यूजीज, अब यहां पर थोड़ा सा और फर्दर कहानी को शिफ्ट करते हैं कि कुछ लोगों को विस्थापन किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि लैंड, ये क्या हो रहा है यहां पर? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है कुछ, मतलब अब डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो क्या होगा? वहां पर कह लीजिए साफ हवा नहीं है, वहां पर मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है रहने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी जगह जा रहे हैं जहां पर उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है। ठीक है, तो एज अ रेफ्यूजी मतलब वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। इंडिया में बहुत एक ट्रेंड है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था कि बहुत सारे लोग भारत को छोड़कर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए विदेश भी जा रहे हैं। ऐसा भी आपको, मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, अब जब कह लीजिए पेड़ कटेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? हाइड्रोग्राफी, पानी को। ठीक है, वाटर लेवल कम होगा। सो हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहेंसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मेरीन एक्टिविटीज। ठीक है, तो रिफ्यूजीज हैं तो कैसे जा रहे हैं? बड़े बड़े जहाज में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले बहुत सारे लोग जो है जहाजों में भर भर के ले जाए जाते थे, खासकर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। अब वहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है जी, वहां पर पहुंच गए हैं तो देखो, योग का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है। योग इज मच बियॉन्ड दैट। योग जो है हम फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए करते हैं। तो जो लोग वहां पर विस्थापित हुए, नया इन्वायरमेंट है, नया कल्चर है, तो वो वहां पर उनको क्या कहा जा रहा है कि आप योग करें ताकि आप फिजिकली मेंटली ठीक रहें। ठीक है, आप नई जगह पर आए हैं, फिजिकली मेंटली ठीक रहें। सो 10th इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। देखो, आइडिया इस पूरी स्टोरी को बनाने का ये है कि ये अगर आप फैक्ट्स को अलग अलग तरीके से याद रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको याद करना। इसको लिंक करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में स्ट्राइक करेगा। दैट इज आइडिया। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। अब क्योंकि वो आए इसीलिए थे क्योंकि वहां पर उनको साफ हवा पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर रेन फॉरेस्ट को डेवलप करना है। ठीक है, ताकि हमें साफ सुथरी हवा, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, सो फॉस्टरिंग इनोवेशन, ग्लोबल चैलेंजेस, अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर सब लोगों का, कह लीजिए सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कैसे जो है सरकार जो है उस पब्लिक सर्विस को पूरा करती है, जो लोग आए हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। सो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो सब लोग जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो रेन फॉरेस्ट बनाने में कामयाब हुए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। ठीक है जी, सो थीम क्या है? वुमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। तो जिस तरीके से महिलाएं जो है आगे आ रही हैं,
और डिप्लोमेसी का पार्ट बन रही हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरीके से आज के सेशन में भी हम पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, पहली महिला रुचिरा कंबोज, सीनियर आईएफएस ऑफिसर। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। ठीक है, विटिलिगो अगेन जो हमने अभी एल्बिनिज्म के बारे में बात पढ़ा, तो कुछ वैसा ही, जिसमें व्हाइट कलर के जो है स्किन पे पैचेस आते हैं, कहीं पे भी बॉडी में आ सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? विटिलिगो कहा जाता है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय द स्किन। मतलब ये डिपेंड नहीं करता, इसको आप उसी से फर्दर कनेक्ट कर सकते हो कि जब मान लीजिए बहुत सारे लोग अमेरिका गए तो वहां पर जैसे एक मूवमेंट चलता है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो गोरे हैं, काले हैं, या मतलब ठीक है, तो रेसिस्ट कमेंट्स ना हो, सब एक साथ है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, स्किन के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। सो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ठीक है, जो भी उनके साथ टॉर्चर हुआ है उनको सपोर्ट करना। एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। थीम क्या है? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। कोशिश की जाए कि ड्रग ट्रैफिकिंग को में रिएक्टिव अप्रोच ना हो, प्रोएक्टिव अप्रोच हो। पहले से ही कोशिश किया जाए कि ड्रग्स की किसी भी तरीके से तस्करी ना हो और प्रोडक्शन ना हो। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है? प्रिवेंशन में जो है वर्ल्ड ड्रग डे, सो उसमें इन्वेस्ट किया जाए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहां पर जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं उन पे फोकस करना। थीम क्या है? लीवरेजिंग द पावर एंड रेजिलियंस ऑफ एमएसएमई। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, 90% जॉब्स जो हम कहते हैं वो एमएसएमई सेक्टर में है। तो एमएसएमई सेक्टर जो है बड़े लेवल पर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगेन उसी से रिलेटेड है कि टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, ड्रग अब्यूज से वहां के लोगों को बचाना है, उनको जॉब्स देनी है, छोटे छोटे बिजनेसेस को क्रिएट करना है ताकि सबको नौकरियां मिले। और नेक्स्ट आता है 30 जून, हुल दिवस। हुल दिवस एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मॉर्निंग में ही न्यूज आई, या मतलब कल की न्यूज थी, आज मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में, कि झारखंड में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। अच्छा, अब जो है वहां पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हुल। ठीक है, तो अब क्या है ये, चलो इसको समझते हैं। ये बेसिकली जो ट्राइबल लीडर्स थे, सिद्धू एंड कान्हो, ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिद्धू एंड कान्हो, उन्होंने जिन्होंने संथाल रेबिलियन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, हल्ला बोल किया था। हुल से आप हल्ला बोल को याद रख सकते हैं। ठीक है जी, 1855 में, जस्ट 2 years बिफोर द 1857 रिवोल्ट। ठीक है जी, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, नाउ झारखंड। तो वहां पर उन्होंने हुल, उस उनकी याद में, सिद्धू एंड कान्हो के याद में हुल दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज। आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स में। तो पहला है आपका, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट श्री ओम बिरला ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनका जो अगर मेन काम देखें तो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना उनका मुख्य काम है। ठीक है जी, यहां पर सो इलेक्शन फॉर स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा चूजन बाय कंसेंसस, इनको जो है मेजॉरिटी से सिलेक्ट किया जाता है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ओपोजिशन पार्टी। बट इस बार जो है एनडीए और कह लीजिए जो इंडी अलायंस है, उन्होंने दोनों ने अपना अपना कैंडिडेट जो है सामने रखा था। जनरली कंसेंशुअल कैंडिडेट होता है, बट ऐसा नहीं हुआ इस बार। के सुरेश थे कांग्रेस पार्टी से, और राहुल गांधी अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा। पिछली 2 टर्म से कांग्रेस के पास सफिशिएंट नंबर्स नहीं थे, 55, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए 10% आपके पास सीट्स होनी चाहिए, तब आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन रहेगा। तो इंसिडेंटली 2 बार से उनके पास 10% सीट्स, दैट इज 55 जो है सीट्स नहीं थी लोकसभा में, तो कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं था। इस बार 99 है, तो दे हैव देयर ओन लीडर ऑफ ओपोजिशन। 3 बार के लोकसभा के सांसद हैं ओम बिरला जी, कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान से, और अब जो है दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ये 5वें ऐसे स्पीकर हैं जो दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी। सबसे लंबा टेन्योर जो है अभी तक रहा है बलराम जाखड़ का, ठीक है, 1980 से 89 के बीच में। और एक स्पीकर ऐसे रहे हैं जो इवेंचुअली भारत के राष्ट्रपति बने, वो है आपके नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा स्पीकर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। जब राष्ट्रपति बने तो वो निर्विरोध चुने गए थे। पहले राष्ट्रपति थे जो मतलब जिनके विरोध में कोई भी नहीं था। ठीक है, तो यूनानिमस कैंडिडेट थे वो समय पर 1977 में।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर की, तो डिप्टी स्पीकर का पद होता है जब स्पीकर नहीं होता है किसी भी कारणवश, मान लीजिए छुट्टी पर हैं, तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी कारणवश जो है अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर कह लीजिए सदन का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। बट एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखने वाला है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, एक पैरेलल ऑफिस है, डिप्टी स्पीकर के पास सेम पावर्स प्रिविलेजेस हैं जो कि स्पीकर के पास है। मतलब डिप्टी स्पीकर जब चेयर पे बैठेंगे तो उनके पास सेम वही पावर्स हैं जो स्पीकर के पास हैं। ठीक है, और बट जब स्पीकर बैठे हुए हैं मान लीजिए सदन में, तो स्पीकर अगर कह लीजिए सदन की कार्रवाई को चला रहे हैं, तो डिप्टी स्पीकर एक आम सदस्य की तरह, एक आम एमपी की तरह ही सदन में बैठे होंगे। ठीक है, तब उनके पास कोई खास वो मतलब कोई पावर नहीं है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि यहाँ पर बीजू जनता दल जो कि 24 सालों से पावर में थी, उनका कह लीजिए उनकी हार हुई है। बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली और उनका जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 24 साल से ये मुख्यमंत्री थे। मार्च 2000 में, ठीक है, सन 2000 में उन्होंने शपथ ली थी पहली बार उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, तो जो सीएम बनाए गए हैं, ठीक है जी, मोहन चरण मांझी, जो कि एक संथाल लीडर हैं, ट्राइबल लीडर हैं, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ साथ दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, के वी सिंह देओ और पार्वती परिदा। जो पार्वती परिदा हैं वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है उड़ीसा की बनी है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में एक दो फैक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है। उड़ीसा जो है का नाम पहले उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा अब जो है उड़ीसा कर दिया गया है। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। मैं देख रहा हूं, मैं लगभग लगभग कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स पढूं। कई बच्चे बहुत सिंसियरली आंसर करते हैं। मैं ट्रस्ट मी, ये आपकी प्रोग्रेस का छोटा छोटा स्टेप है, आपके गोल की तरफ एक छोटा छोटा स्टेप है जो आप लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अगर नहीं पता है तो जाकर ढूंढिए, सर्च कीजिए। आज के समय पर क्वेश्चन को, किसी भी सवाल के आंसर को ढूंढना इज सिंपली गूगल पे सर्च करना है। तो आप उसको सर्च कीजिए। हर एक चीज एक्चुअली क्या हो गया कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है और इतनी इजीली एक्सेसिबल है, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो कोशिश मैं ये करता हूं कि हर सेशन में आपसे 3 4 5 सवाल पूछूं जिनको आप ढूंढें, थोड़ा दिमाग लगाएं, उनको वेरीफाई करें और खुद से उसको नोट डाउन करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा लीडर प्रेम सिंह तमांग वाज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकंड टाइम। तो यहां पर ये भी इंटरेस्टिंग है, सिक्किम की भी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सिक्किम में जो कह लीजिए प्रेम सिंह तमांग हैं, इनसे पहले पवन चामलिंग थे मुख्यमंत्री, वो भी 24 साल मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और जो पवन सॉरी प्रेम सिंह तमांग जो बने हैं, ये पहले उन्हीं की पार्टी में थे। ठीक है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट था, फिर उन्होंने अलग अपनी पार्टी बनाई, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम। सिक्किम की विधानसभा में है 32 सीटें और इनकी पार्टी ने जीती हैं 31 सीटें। ठीक है जी, 31 सीटें, बिल्कुल अनिल कपूर स्टाइल में। ठीक है, तो कि हाँ जी पूरा का पूरा सदन हम जीत लिया है। ठीक है, तो 31 सीट्स इन्होंने जीती हैं। सिक्किम पॉपुलेशन वाइज मात्र 6 लाख की पॉपुलेशन, और टोटल जो वोट किया है 32 सीटों में 3,85,000 के लगभग, मतलब 4 लाख से कम लोगों ने वोट किया है। जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उनको सारी 31 सीटों में मिलाकर जो वोट मिली है वो 2.25 लाख के लगभग मिले, जितना कि एक कह लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार में कंस्टिट्यूएंसी में होता है। तो ये सारा है, कुल खेल है। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्किम जो है, अब मेरा आज का सेकंड क्वेश्चन, सिक्किम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंडिया का हिस्सा बना था? दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, पहले एसोसिएट स्टेट बना था, फिर फुल फ्लैश स्टेट बना था। वो आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके बारे में, सिक्किम के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। 32 सीटें हैं, मात्र बहुत कम पॉपुलेशन है, 6 लाख के लगभग, और 3,85,000 के लगभग जो है वोट्स डाली गई थी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका तेसाम पोंगते इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 8th अरुणाचल प्रदेश असेंबली। ठीक है जी, उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड हुआ था
तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बने थे, 5 साल रहे, फिर 5 साल जगन मोहन रेड्डी रहे। अब दोबारा से तेलुगु देशम पार्टी जीती है, क्लियर मेजॉरिटी लेके गई है। बट क्योंकि इनका अलायंस था जनसेना पार्टी और बीजेपी के साथ, तो यहाँ पर जनसेना के जो हेड हैं पवन कल्याण, जो कि खुद में एक एक्टर हैं, फेमस एक्टर हैं, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर sworn in एज द चीफ मिनिस्टर, सो वाज दिस आंध्रा के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। ठीक है जी। पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, तो रीअपॉइंट किया गया है अजीत डोवाल जी को एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो दर्जा है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है जी, आईबी के डायरेक्टर रहे हैं। उसके बाद जो है कह लीजिए इंडिया का इनको एक 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 टाइटल दिया जाता है, ठीक है, बहुत फेमस टाइटल है। एक इंग्लिश मूवी से रिलेटेड, एक कौन सा है नाम देख लिखेंगे आप, ठीक है। अजीत डोवाल जी बहुत बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, फेमस स्पाई ऑल्सो। इंडिया के नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी होने जा रहे हैं विक्रम मिस्री। 89 बैच 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। चाइना में इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं, स्पेशली जब ये गलवान क्लैशेस चल रहा था 2020 में, तब ये चाइना में थे, इंडिया के एम्बेसडर थे। एंड स्पेन में भी इंडियन एम्बेसडर रहे हैं, म्यांमार में रहे हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी रहे हैं। और जो है ये डिप्टी एनएसए की ड्यूटी कर रहे थे, अभी डिप्टी एनएसए की, और अब जो है इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। सॉरी, आईबी चीफ तपन कुमार डेका एंड एनएचआरसी सेक्रेटरी जनरल भरत लाल रिसीव 1 ईयर एक्सटेंशन। तो आईबी चीफ जो तपन कुमार डेका हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। एंड और जो है सेक्रेटरी जनरल, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। आईबी इज पर्टिकुलरली टास्क्ड विद इंटेलिजेंस कलेक्शन इन बॉर्डर एरियाज फॉलोइंग द 1951 रिकमेंडेशन ऑफ हिम्मत सिंह जी कमेटी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका, हिम्मत सिंह जी कमेटी किससे रिलेटेड थी? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। 4 कमिटीज के नाम देंगे, 4 किस किस से रिलेटेड है, और मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कौन हिम्मत करेगा बॉर्डर पे जाके डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की? भाई आईबी के लोग। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एनएचआरसी की बात करें तो मानवाधिकार आयोग, स्टैंड अलोन एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिशन ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। 1993 में ये बना था। देखिए, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने साइन की थी कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसी के लीजिए तहत जो है हमने एनएचआरसी का गठन किया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 लाया गया। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी के चेयरपर्सन हमेशा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। पहले ये था कि रिटायर्ड सीजीआई ही होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, बट उसको बाद में बदलकर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कर दिया गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मीट प्रदीप सिंह हरोला, न्यू डीजी ऑफ एनटीए अमिट नीट नेट एग्जाम कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो यहां पर जो है कह लीजिए एक नेट एनटीए को लेकर कंट्रोवर्सी चल ही रही है। नीट का एग्जाम जो है कह लीजिए डिस्प्यूट वहां पर रहा। ठीक है, बहुत सारे कह लीजिए विवाद रहा, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इन्फ्लेटेड हैं, कईयों के समझ नहीं आ रहा है। कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स रहे हरियाणा में, बिहार में, और उसके बाद जो है आपका जो यूजीसी नेट का जो पेपर था वो आपका लीक हुआ। ठीक है, वो कैंसिल हुआ, दोबारा से जुलाई के एंड में होगा आपका। Subodh Kumar Singh, the previous NTA DG, has been removed. Top leadership of NTA is under scrutiny for alleged irregularities in the NEET and NET exam. Since 2020, he is serving as the chairperson of Indian Trade Promotion Organization, और जो अब इनको दिया गया है NTA के DG का चार्ज। अगर एनटीए की बात करें तो एनटीए जो है नवंबर 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए बहुत ज्यादा चर्चा में था। अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये एक ऑटोनमस बॉडी। देखो, इसका मकसद क्या था? सॉरी, इसका मकसद ये था, जब ये गठन किया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी जिसका काम होगा ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करना। ठीक है, फ्री एंड फेयर, एक डेडिकेटेड एजेंसी जिसका काम ही ये है। प्रॉब्लम
यहां पर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ऑटोनमस बॉडी टास्क्ड विद कंडक्टिंग वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया। जेई का जो पहली स्टेज है, ठीक है, उसी को जेई मेंस को, ठीक है, एडवांस प्रॉपरली जो पूरा का पूरा एडवांस जो है वो आईआईटी कंडक्ट करता है। जो पहली स्टेज है, ठीक है जी, जेई मेंस है, उसको एनटीए और आईआईटी मिलकर कंडक्ट, मतलब पेपर सेटिंग का काम आईआईटी का रहता है, बाकी जो पेपर को कंडक्ट कराने का काम जो है वो किसका रहता है, वो एनटीए का रहता है। सीटीईटी गेट हो गया, जीपैट, जीमैट, कैट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, ये सारे बड़े एग्जाम जो है एनटीए ही कंडक्ट कराता है। द एजेंसी इज चेयर्ड बाय एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, करंटली चेयर्ड बाय प्रदीप कुमार जोशी, फॉर्मर चेयरपर्सन यूपीएससी। नेक्स्ट है आपका रवि अग्रवाल, अपॉइंटेड न्यू चेयरपर्सन बाय द, अच्छा इसमें ना एक और ध्यान ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल चार्ज दिया गया था, बट इवेंचुअली फॉर्मर यूपीएससी चेयरपर्सन पीके जोशी उनको जो है इसको हेड करने के लिए दिया गया है एनटीए को। Ravi Agarwal appointed new chairperson of Central Board of Direct Taxes, so he succeeded Nitin Gupta. जनरली जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है, फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। देखिए दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस होता है जिस पर टैक्स लगाया गया है वही पे करता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, आप पर लगाया गया है और आप ही उसको डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो मान लीजिए ये पेन खरीदा मैंने, ठीक है, मार्केट से जाकर, तो इस पेन पर जो टैक्स लगा होगा वो मैंने टैक्स दुकानदार को दिया, दुकानदार मेरे बिहाफ पे सरकार को पे करेगा। मतलब बेसिकली यहां पर मैं डायरेक्टली सरकार को पे नहीं कर रहा हूं, मेरे बिहाफ पर दुकानदार जो है सरकार को पे कर रहा है। तो वो क्या, जैसे एग्जांपल है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको आज पहले भी डिस्कस किया। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस रुचिरा कंबोज कंक्लूड्स हर नियरली 4 डिकेड्स लॉन्ग करियर। तो यहां पर उनका कह लीजिए रिटायरमेंट हुआ एंड इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही टू द यूनाइटेड नेशंस। 35 years of service, during which she served as Indian envoy in Bhutan, South Africa. UNESCO became the permanent representative of India to New York 2022 में। She was India's chief protocol, first and the only woman so far in the government to held this position। ठीक है, 2011 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट आपका एसएल सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ग्रेजुएटेड एज द फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट पासिंग आउट परेड हेल्ड इन द नेवल एयर स्टेशन आईएनएस रजाली एट अरकानम रानीपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है जी, टोटल 21 ऑफिसर्स जो है पास आउट हुए गोल्डन विंग्स बाय द वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। नेक्स्ट आपका अभिजीत किशोर अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीओएआई, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या एसोसिएशन है, ठीक है, जिसमें उन्होंने वोडाफोन आइडिया के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अभिजीत किशोर, उनको जो है चेयरपर्सन बनाया गया है सीओएआई का, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड एज अ न्यू आर्मी चीफ। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है हो गए हैं एंड विल नाउ टेक ओवर। ठीक है जी, इन्होंने चार्ज ले लिया है 30 जून को, या कहें तो जो है आफ्टरनून। सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेडक्वार्टर। इससे पहले नदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं 2022 से 2024 बिफोर गेटिंग अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, वाइस चीफ बनाया गया, अब इवेंचुअली जो है इनको चीफ बना दिया गया है। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ करंट आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। ठीक है, 1 महीना उनका एक्सटेंड किया गया था, ये हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस भी किया। इंडियन नेवी एंड वाइस चीफ, ठीक है, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। इंडियन एयरफोर्स चीफ एंड वाइस चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट आपका अर्जुन अवार्डी सीआरपीएफ डीआईजी फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअली हरासिंग कलीग्स, एमएचए अप्रूव हिज डिसमिसल। ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। डीआईजी हैं सीआरपीएफ के और
जो है अर्जुन अवार्डी हैं, फॉर्मर ओलंपियन स्विमर भी हैं, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज रोल फॉलोइंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट चार्जेस सब्सटेंशिएटेड बाय इंटरनल सीआरपीएफ प्रॉब। ठीक है जी। तो ये अपने आप में काफी उस समय पर काफी मतलब कह लीजिए वायरल भी हुई ये न्यूज और काफी शॉकिंग न्यूज। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी। तो करेंटली हेडिंग द आर्मी सेंट्रल कमांड अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए ये जो नेक्स्ट वाइस चीफ बनाया जाता है लगभग लगभग तय होता है कि ये नेक्स्ट चीफ बनेंगे। ठीक है। तो ये एक कह लीजिए प्रैक्टिस शुरू की गई है ताकि उनका इवेंचुअल रोल भी क्लियर हो। Succeeding Lieutenant General Upendra Dwivedi, who will become the Chief of Army Staff upon the like General Manoj Pandey's retirement. नेक्स्ट आपका एक्टर थियो जेम्स नेम्ड यूएनएचसीआर ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी ने जो ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका नाम है थियो जेम्स उनको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर जो है बनाया है। ठीक है, ग्लोबल गुडविल। अगर हम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की बात करें तो ये जो है 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी, नाम से क्लियर है। ठीक है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो खासकर यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ मेनली, और उसके बाद बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बहुत सारी कॉलोनीज में जब आप हमने देखा कि किस तरीके से उनको इंडिपेंडेंस मिला, तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस हम पिछले 100 साल में बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर जो है लोग एक अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाने पर मजबूर हैं। तो उस केस में जो है उनको उनका विस्थापन ठीक ढंग से किया जा सके, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज बनाया गया। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1954 में, 1981 में। ठीक है जी। इट स्टार्टेड द नानसेन, ठीक है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड इन 1954 फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विस। आउटस्टैंडिंग सर्विस, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द रिफ्यूजीज, फॉर द डिस्प्लेस्ड पर्संस एंड द स्टेटलेस पर्संस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपका बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ठीक है, अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल। ठीक है, तो यंगस्टर्स को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए और उनकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होस्टेड एन इवेंट टू कमेमोरेट वर्ल्ड नो टबैको डे। दिस ईयर्स टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। और अपूर्वा चंद्रा जो है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एम्बेसडर लिया है सुमित नागल को। ठीक है, सुमित नागल जो कि बहुत फेमस लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है जी, और हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिंगल टेनिस प्लेयर, करियर हाई सिंगल रैंकिंग 71। ठीक है, अभी तक उनकी बेस्ट रैंकिंग 71 चल रही है। और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है जी, ग्रैंड स्लैम में उन्होंने एक सीडेड प्लेयर को, सीडेड प्लेयर होता है मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फेमस प्लेयर है, जिसका कहा जा रहा है कि वो जीतेंगे, उनको जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स में हराया। ठीक है, तो ये अपने आप में कह लीजिए लगभग 35 साल बाद ऐसा हो रहा था कि एक इंडिया के प्लेयर ने सिंगल्स में, देखिए इंडिया के प्लेयर्स का जो डबल्स में अच्छा रहा है, मेंस डबल या वुमेन्स डबल या मिक्स डबल्स में, बट सिंगल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अभी तक इंडिया के टेनिस प्लेयर्स। तो इसमें जो है सुमित नागल अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिवली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आता है एस त्रिपाठी, अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूवीसीई। सो स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वविद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1917 में। किन के नाम से? भारत रत्न श्री एम विश्वविद्या। फिफ्थ इंजीनियरिंग कॉलेज था एस्टेब्लिश इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन कर्नाटका। तो ये कर्नाटका का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का कौन सा था? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बाद में चलकर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की बना, और उसके बाद में चलकर वो आईआईटी रुड़की बना। ठीक है जी, द वेरी फेमस आईआईटी रुड़की का ओरिजिनल नेम क्या है? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, 1847 में ये बना था। नेक्स्ट आपका इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ने साइमन मैक को एज अ वीसी जो है अपॉइंट किया है। तरुण आनंद चांसलर हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के, और नाम से क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है, और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसको लेकर ये यूनिवर्सिटी काम करने वाली है। ठीक है, सो डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट आपका सुशील कुमार अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में है, मेजर पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है जी। ये दीनदयाल पोर्ट कब बनाया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब कराची पोर्ट, ठीक है, कराची किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव पोर्ट जो है गुजरात में बनाया गया था। ठीक है। सो यहाँ पर सुशील कुमार जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है। सो इट इज सिचुएटेड इन द कांडला क्रीक 90 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, कंस्ट्रक्टेड इन 1950s एज अ चीफ सी पोर्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कराची वाला कहानी। और ये है आपके मेजर पोर्ट्स। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था वाधवान पोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र में तीसरा मेजर पोर्ट आने जा रहा है, वाधवान पोर्ट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। नेक्स्ट आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मनोज जैन एज द न्यू सीएमडी। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्ना पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करती है, बनाती है, सिस्टम्स को बनाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। 1954 में, 1954 में इसका कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट था, और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? बेंगलुरु में है। आगे चलते हैं। अतुल कुमार चौधरी अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। ठीक है जी, सक्सीडिंग वी रघुनंदन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये सीधा अनिल कुमार लाहौती, और अतुल कुमार चौधरी को बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। नेक्स्ट आपका आता है फिक्की अपॉइंटेड ज्योति विज एज न्यू डायरेक्टर जनरल। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है ज्योति विज को। ठीक है, मतलब वाणिज्य मंत्रालय में ज्योति जलती रहे। ठीक है, इंडिया का ट्रेड बढ़ता रहे, उस तरीके से याद रख सकते हैं। अनीश शाह जो है फिक्की प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग है। देखो, एक और चीज ध्यान रखना, एक जनरल जो ट्रेंड बता देता हूं, जब भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, ये मैंने पहले भी शायद कई बार रिपीट किया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारतीय महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर और या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब किसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर पहुंचती हैं, वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट आपका द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड गिरिजा सुब्रमण्यम एज अ CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरर न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस तो 1919 में ये स्टैब्लिश हुई थी दोराबजी टाटा जी के द्वारा, और 1972 में इसको नेशनलाइज कर लिया गया था। द वेरी फेमस नेशनलाइजेशन मूव बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 1969 में शुरुआत हुई थी उसकी, एज पर द इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। भूपेश सुशील राहुल जो है CMD है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के, तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की CMD बनाई गई है गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपका HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस एलिवेट्स अनुज त्यागी एज द MD एंड CEO। तो यहां पर आप देख सकते हैं त्यागी विल सक्सीड द रितेश कुमार। नेक्स्ट आता है आपका SBI जनरल इंश्योरेंस अनाउंसेस नवीन चंद्र झा एज न्यू MD एंड CEO। SBI का जनरल इंश्योरेंस वाला जो विंग है, ठीक है, इनको जो है बनाया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस। जो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी फैक्ट्स को थोड़ा सा आप दिमाग में कहीं रख सकते हैं। JP मॉर्गन इंडिया बैंक CEO प्रभदेव सिंह क्विट्स बिफोर एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, बहुत फेमस कह लीजिए एक इंटरनेशनल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, USA। नेक्स्ट आपका PNB मेटलाइफ में समीर बंसल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाए गए हैं। ठीक है, एज अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। नेक्स्ट आपका आता है धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंट्स अजीत कुमार KK एज MD एंड CEO। सो ही विल टेक चार्ज ऑन June 20, मतलब ऑलरेडी ले लिया उन्होंने। एस्टेब्लिश्ड एज धनलक्ष्मी बैंक इन 1927। ठीक है, तो 100 साल पूरे होने वाले हैं जल्दी ही, और अब जो है 2010 में इन्होंने नाम थोड़ा सा चेंज किया, स्पेलिंग थोड़े चेंज किए थे, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? थिरुसर, केरल में है। ठीक है, और टैगलाइन क्या है? तन मन धन। ठीक है, खासकर बैंकिंग वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। ऑब्ituaries, किलाड़ी डायनेस्टी एक्सपर्ट गुंडा जॉयस पासेस अवे इन कर्नाटका, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो NCERT, जब आप 12th क्लास की NCERT पढ़ते हैं तो उसमें हम
सेकंड जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर हरिहर बुक्का के द्वारा शुरू किया गया था 1336 में। ठीक है जी, लगभग 300 साल तक वो एम्पायर रहता है। उसके बाद जब बैटल ऑफ तालीकोटा होती है और विजयनगर एम्पायर बहमनी सल्तनत के जो कह लीजिए वंशज हैं वो अटैक करते हैं विजयनगर एम्पायर पे, और विजयनगर एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है जो वहां पर रूल करती है? क्योंकि उसके बाद हम मैसूर वाले रीजन में टीपू सुल्तान को तो पढ़ते हैं, ठीक है, हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान को पढ़ते हैं, पर इसके बीच में कौन रहा? उसके बीच में है आपका किलाड़ी डायनेस्टी। ठीक है, किलाड़ी डायनेस्टी। अब किलाड़ी डायनेस्टी को स्टडी जो किया है 1499 टू 1763, उसको स्टडी करने में जो गुंदा जॉयस हैं उनका बहुत बड़ा जो है नाम रहा है। इनको किलाड़ी गुंदा जॉयस ही कहा जाता है। ठीक है, ऑनर्ड विद मेनी अवार्ड्स, राज्योत्सव अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरल। ठीक है, हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स से रिलेटेड जो है डायनेस्टी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने कलेक्ट करी। ठीक है, किलाड़ी डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। सो नायक ऑफ द बेदनोर एंड इकारी नायक्स। देखो, विजयनगर एम्पायर में नायक सिस्टम था, नायक एंड अमर नायक। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी द इक्तेदारी सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें क्या है कि एक मिलिट्री कमांडर है, एक पर्टिकुलर उसको एरिया दिया गया है, उसका रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा। अब उस रेवेन्यू को से वो जो है अपनी आर्मी को मेंटेन करेगा, और कुछ पार्ट जो है वो राजा को देगा। ठीक है, राजा को देगा ट्रिब्यूट के फॉर्म में, गिफ्ट्स की फॉर्म में, और अपनी एलिजियंस जो राजा है, विजयनगर एम्पायर का जो राजा है उसको देगा। ठीक है, इवेंचुअली जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन में गया तो ये जो अमर नायक सिस्टम, ये नायक्स थे, ये इवेंचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही हम कहानी देख रहे हैं, किलाड़ी इन प्रेजेंट डे शिमोगा कर्नाटका, एंड किलाड़ी रामेश्वरा टेम्पल भी है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये बैटल ऑफ तालीकोटा, मलनाड रीजन, कर्नाटका में दो रीजन है, एक मैदान रीजन है, एक मलनाड रीजन है। मैदान बेसिकली प्लेन रीजन है, मलनाड बेसिकली थोड़ा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अपर एरिया है। ठीक है, और कोस्टल एरियाज कर्नाटका के केरल, ये केलाडी डायनेस्टी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, उसके बाद जो है हैदर अली 1763 में जाकर डीथ्रोन करता है, मतलब खत्म करता है केलाडी डायनेस्टी को, और हैदर अली टीपू सुल्तान आते हैं। फिर टीपू सुल्तान को हराकर जो है किसको बिठाया जाता है गद्दी पर? ब्रिटिशर्स के द्वारा वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी। तो ये मैंने आपको कर्नाटका की पूरी सीक्वेंस भी बता दी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एमिनेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एजेटी जॉन सिंह पासेस अवे इन बेंगलुरु। सो वन ऑफ द एमिनेंट फील्ड बायोलॉजिस्ट, पायनियरिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट रहे हैं कंट्री में एजेटी जॉन सिंह। अब ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एलिफेंट कंजर्वेशन को लेकर। 80s में, 1980s में जो इनका कह लीजिए मूवमेंट था, उसके बाद ही सरकार जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें जितने भी दुनिया भर के एलिफेंट एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया गया मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ये एक फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट रहे। नेक्स्ट आता है फॉर्मर फुटबॉल कोच टी के चतुनी पासेस अवे एट 80 इन केरल। ठीक है, इनका देहांत हो गया है। Ramoji Film City founder Ramoji Rao passes away. So Ramoji Rao, the founder of NID Group and Ramoji Film City, passed away at 8 June, Telangana. Or government will perform the Rao's last rites with state honors. 2016 में Rao received the Padma Vibhushan Award, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ईटीवी नेटवर्क, ये बहुत फेमस नेटवर्क है, ईटीवी नेटवर्क के हेड रहे हैं ऑफ द टेलीविजन चैनल्स। नेक्स्ट आपका मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट अमोल काले पास्ड अवे इन न्यूयॉर्क ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है जी, और सो ही वाज इलेक्टेड एज एमसीए प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 2022। ही वाज अ को प्रमोटर ऑफ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ये काफी चला था ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, अ टेनिस बॉल फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग लॉन्च्ड अर्लियर दिस ईयर। सरोद मास्टर राजीव तारानाथ passes away in Mysuru, और distinguished exponent of senior माहिर घराना, सीनियर मोस्ट डिसाइपल रहे हैं ये उस्ताद अली अकबर खान के, स्कॉलर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के भी। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 2000 में, सन 2000 में, और पद्मश्री अवार्ड मिला भी रिसेंटली 2019 में। ही हैज बीन बिस्टोर्ड विद राज्योत्सव अवार्ड इन 1996। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये कई अवार्ड जो है इनको मिले हैं। ठीक है, राजीव तारानाथ। नेक्स्ट आता है अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के जो चीफ
प्रीस्ट थे, ठीक है, मुख्य पुजारी थे आचार्य लक्ष्मीनाथ दीक्षित, उनका देहांत हुआ है। ठीक है, इस साल 22 जनवरी 2024 को कह लीजिए रामलला, ठीक है, वॉज कंसेक्रेटेड एट द अयोध्या टेम्पल। नेक्स्ट आता है फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर एस.के. सुब्रमण्यम passes away. So he was a basketball player, organizer, referee, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, and served as the secretary in Tamil Nadu Basketball Association, Basketball Federation of India also, and was an international referee also. ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डेविड जॉनसन, फॉर्मर इंडियन पेसर, डाइज एट 52, बहुत कम एज में देहांत हो गया है, एंड बेंगलुरु पास्ड अवे फ्रॉम द बालकनी ऑफ हिज 4th फ्लोर अपार्टमेंट। टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दिल्ली इन 1996। नेक्स्ट आपका सिलिया लोबो, ओपेरा दिवा, मदर ऑफ कोरियोग्राफर एशली लोबो, डाइज एट 87। रिसर्चर, हिस्टोरियन, ऑथर पी थनकापन नायर, 91। इनको बियरफुट हिस्टोरियन भी कहा जाता है कोलकाता का, ठीक है, बियरफुट हिस्टोरियन। इसके अलावा फॉर्मर उड़ीसा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पासेस अवे, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और उसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, इनका जो है देहांत हो गया है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वेटरन स्पोर्ट जर्नलिस्ट हरपाल बेदी, इनको आपने कई बार देखा होगा, बहुत फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो इनका देहांत हो गया है। नेशनल ओलंपिक कॉन्टिजेंट प्रेस अटैची रहे हैं 2012 में, और फॉर्मर स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के भी। बुक्स में अगर हम बात करें तो पहली गेट्सवे टू द सी, जो इंपॉर्टेंट मुंबई के, महाराष्ट्र के जो पोर्ट्स रहे हैं, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन, ठीक है, उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। ये आपका खासकर जो यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए हो, या जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पोर्ट हैं सोपारा एंड वसाई, ठीक है, तो ये आपके एंशियंट टाइम्स के पोर्ट्स हैं जो उस समय से चल रहे हैं। ठीक है, मिडिएवल टाइम्स में काफी बड़े, मतलब उस समय के हिसाब से बहुत बड़े पोर्ट्स थे, एज वेल एज मॉडर्न डॉक्स सच एज मजगांव डॉक एंड मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में ये बुक जो है किसने लॉन्च की, महाराष्ट्र के गवर्नर रामेश बायस रिलीज द बुक गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। कंपाइल किसके द्वारा किया गया है, मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट आता है इट फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट ने एक बुक लॉन्च की है, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा। सो फर्स्ट चिल्ड्रंस पिक्चर बुक, सो द इंस्पायर्ड बाय हर किड्स वियर ब्रांड इट अ मामा, फीचरिंग इलस्ट्रेशंस बाय तन्वी भट्ट। नेक्स्ट आता है रविचंद्रन अश्विन, रिलीज ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स, सो बहुत फेमस ऑफ स्पिनर इंडिया के, रिलीज इज ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और इसको जो है, इसके साथ को ऑथर रहे हैं सिद्धार्थ मोंगा, अगेन फेमस राइटर, द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, उन्होंने जो है इसको पब्लिश किया है। अ बुक टाइटल्ड फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है, आरबीआई का क्या रोल रहा है स्पेशली 90s में, हर्षद मेहता स्कैम, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो अल्पना केलावाला's more than 2 decades career with communication department of RBI coincided with many vibrant phase of the central bank। तो उन्होंने मतलब बेसिकली सेंट्रल बैंक, खासकर 90s के दौर में जो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा है आरबीआई के लिए, उसके बारे में जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा है। सो फॉरवर्ड बाय वाई वी रेड्डी, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के बारे में जो है उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। एंड बहुत सारे फैक्ट्स थे, कुछ शुरू के फैक्ट्स हमने समझे, याद करने की भी कोशिश करी, और आखिरी के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई। बहुत सारे फैक्ट्स, क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स को ना आपको सिर्फ एक बार कहते हैं ना पढ़ना है, 2-3 बार एक बार कहते हैं ना नजर से सामने निकलने चाहिए, सो दैट अगर पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जहां पर आपको टिक करना है, तो वहां पर आप रिकॉल कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शंस देके आपको लग रहा है यार ये कहां की बात हो रही है। ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में, देखते रहिए पश्चिम क्लासेस, थैंक यू।